गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? विज्ञान न मानने वालों के तर्क पढ़े थे। इस क्लास में हम अर्थशास्त्र एक वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्तविक विज्ञान में क्या है का अध्ययन किया जाता है और आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक विज्ञान का संबंध वास्तविक स्थिति से होता है, जबकि आदर्श विज्ञान का संबंध आदर्श से होता है। वास्तविक विज्ञान में अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं, यानी वास्तविक विज्ञान के लिए यथार्थवादी विज्ञान भी शब्द उपयुक्त है। अर्थशास्त्री तर्क विधि और तथ्य विधि का उपयोग करके जिस आर्थिक ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्या इसका आर्थिक यानी वास्तविक विज्ञान होता है? लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार वास्तविक कथनों का संबंध क्या है, क्या था अथवा क्या होगा से होता है। अर्थात वास्तविक कथनों का संबंध वर्तमान, भूत, भविष्य सभी प्रकार की अवधियों से होता है। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना होता है। आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है। भले व बुरे का निर्णय एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इस प्रकार के निर्णय पर दार्शनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों के भले व बुरे के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार हो सकते हैं और होते भी हैं। आदर्श कथनों के संबंध में पाए जाने वाले मतभेदों का तथ्य के सहारा लेकर दूर किया जा सकता है। हमारे देश में क्या होना चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं आर्थिक सुधारों से देश को लाभ होगा, कुछ के अनुसार इसमें हानि होगी। इसलिए क्या होना चाहिए व क्या नहीं होना चाहिए का निर्णय मूल्य संबंधी निर्णयों से प्रभावित होते हैं और इन पर व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक, राजनीतिक विचारों आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है। आदर्श कथनों की जांच वास्तविक अर्थशास्त्र में करनी चाहिए। इन प्रश्नों का सैद्धांतिक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए। बहुधा ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी आर्थिक समस्या के सैद्धांतिक विश्लेषण में प्रवेश किए बिना ही उनके हल के संबंध में किसी विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करने लग जाते हैं। अर्थात वे वास्तविक विज्ञान की सीढ़ी पर चढ़े बिना ही आदर्श विज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थशास्त्र को एकमात्र वास्तविक विज्ञान बनाने के पक्ष में तर्क। पहला, अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में विकास करने के लिए वास्तविक विज्ञान के कारण परिणाम संबंध स्थापित किया जाता है। अतः विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का तेजी से विकास करने के लिए वास्तविक विज्ञान तक सीमित रखना उचित बतलाया गया है।
दूसरा, श्रम विभाजन का तर्क। यह कहा गया है कि अर्थशास्त्री को वास्तविक विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। भले बुरे का निर्णय राजनीतिक, नीतिशास्त्र व स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे श्रम विभाजन से दोनों कार्यों में एफिशिएंसी आएगी। तीसरा, आदर्शों के निर्धारण में जटिलता। सबसे मुख्य कठिनाई ये है कि आदर्शों का निर्धारण बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग एक चीज़ को आदर्श मानते हैं, कुछ लोग दूसरे चीज़ को आदर्श मानते हैं। इसलिए आदर्शों के निर्धारण में जटिलता पाई जाती है। भ्रम उत्पन्न करने की संभावना। यदि एक ही अर्थशास्त्री सैद्धांतिक विवेचन करता है और वह भले बुरे का निर्णय करता है, तो उसकी बातों से जनसाधारण में भ्रम फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लोग उनके सैद्धांतिक निष्कर्षों को उनके आदर्श निर्णय मान लेंगे। अतः उस अर्थशास्त्री के लिए भी प्रथम कार्य सफलतापूर्वक करना कठिन हो जाएगा। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में होना चाहिए। इसके पक्ष में अर्थ। एक अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री ही है, वह एक सुंदर लेकिन दीन मछली के समान है। अर्थशास्त्र का उपयोग मानवीय समस्याओं को हल में किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, वास्तविक विज्ञान कभी भी मूल्य तटस्थ नहीं रहा है। सैद्धांतिक विश्लेषण में कुछ लक्ष्यों में अधिकतमकरण की बात सदैव की जाती है, जैसे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में उपयोगिता अधिकतमकरण का लक्ष्य रखा जाता है। उत्पादन के व्यवहार में उत्पादन या लाभ अधिकतमकरण का लक्ष्य रखा जाता है। दूसरा है श्रम विभाजन का भ्रमात्मक तर्क। ये कहना कि एक अर्थशास्त्री कारण परिणाम संबंध स्थापित करे और दूसरा कोई व्यक्ति उचित व अनुचित का निर्णय दे, उचित नहीं होगा। यह कार्यकुशलता या उत्तम श्रम विभाजन का रूप नहीं किया जाता। अर्थात दोनों कार्य यानी कारण परिणाम का संबंध और साथ में उचित अनुचित का निर्णय दोनों एक व्यक्ति के द्वारा किए जाएं तो ज़्यादा कार्यकुशल होंगे। अगर दोनों का भाग कर दिया तो एक कार्यकुशलता आ जाएगी। तीसरा, तर्क व भावना का सहयोग आवश्यक। मानवीय विश्व में केवल तार्किक विवेचन नहीं होती, मनुष्य की भावना भी उसमें शामिल हो जाती है। चौथा, आदर्श पहलू को अपनाने से अर्थशास्त्री की सामाजिक कल्याण में अधिक योगदान होगा। बिल्कुल नाम से ही पता पड़ रहा है कि अगर हम आदर्श यानी आइडियल एरिया को शामिल कर लेंगे तो सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर में अर्थशास्त्र की भूमिका ज़्यादा होगी। अर्थशास्त्र को प्रकाशदायक होने से साथ साथ फलदायक भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक मानव से संबंधित है और मानव के कल्याण के लिए बना है। पांचवा, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र को वस्तुनिष्ठता में संदेह। अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक अर्थशास्त्र की ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट किया है। उनका कहना है कि सामाजिक वर्ग, संस्कृति व देश के आर्थिक विकास की अवस्था आदि पर निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। अतः पश्चिम में व्यक्तिवादी परंपरा के कारण उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है, जबकि साम्यवादी विचारधारा में उपभोक्ता की स्वतंत्रता सीमित रखी गई है।
कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग विचारधारा में हर विचारधारा के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उसी का ही अनुसरण किया जाता है। अमेरिका में जिसे आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं, सामाजिक देशों में इसे शोषण की स्वतंत्रता कहते हैं। समाजवाद जिसे विवेकपूर्ण नियोजन कहता है, तो पूंजीवाद गुलामी का मार्ग कहता है। यानी एक विचारधारा की विशेषता दूसरे विचारधारा को क्रिटिसाइज करती है और दूसरे विचारधारा की विशेषता को पहली वाली क्रिटिसाइज करती है। थैंक यू, धन्यवाद।